हेलो एवरीवन। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मूल्यांकन। बुद्धि के मूल्यांकन का अर्थ है कि किस आधार पर हम किसी व्यक्ति को बुद्धिमान या मंदबुद्धि कह सकते हैं। बुद्धि के मूल्यांकन का औपचारिक प्रयास एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी ही मापनी में, अपने ही स्केल में संशोधन करते हुए मानसिक आयु का एक कॉन्सेप्ट दिया। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट 1908 में उन्होंने दिया। मानसिक आयु का अर्थ क्या है? मानसिक आयु का अर्थ यह है कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि किसी बुद्धि परीक्षण में उस बच्चे का निष्पादन 7 वर्ष के बच्चों के औसत निष्पादन के बराबर है। शारीरिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज या सीए या कालानुक्रमिक आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। मानसिक आयु और शारीरिक आयु यानी MA और CA का संबंध क्या है आपस में। जब मानसिक आयु अधिक होती है और शारीरिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कम होती है तो हम बच्चे को तीव्र बुद्धि कहते हैं। और जब मानसिक आयु कम होती है और शारीरिक आयु अधिक होती है, यानी कि शारीरिक आयु बढ़ जाती है और मानसिक आयु बच्चे की कम रह जाती है, तो उसको हम मंद बुद्धि कहते हैं। बिने और साइमन ने बताया कि अगर मानसिक आयु शारीरिक आयु से 2 वर्ष कम रह जाती है, अगर मानसिक आयु शारीरिक आयु से 2 वर्ष कम होती है तो मानसिक मंथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि। नॉर्मली हम सुनते हैं कि उसकी IQ कम है, उसकी IQ ज़्यादा है, वह बुद्धिमान है, वह अधिक IQ वाला है। तो वास्तव में इस IQ या बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को 1912 में विलियम स्टर्न ने विकसित किया था। इसका अर्थ क्या है, बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है या क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। बुद्धि लब्धि का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। बुद्धि लब्धि बराबर है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चे की मानसिक आयु को उसकी शारीरिक आयु से भाग देने तथा 100 से गुणा करने पर हमें उसकी बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट प्राप्त होता है। 100 से गुणा इसलिए किया जाता है कि डेसिमल जो आता है, दशमलव आता है, उसको हटाया जा सके। औसत बुद्धि 100 मानी गई है। औसत जो IQ होता है वो 100 माना जाता है। हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे कि किसी बच्चे की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, यानी 10 साल का एक बच्चा है और वह उसकी मानसिक आयु बुद्धि परीक्षण के अनुसार 12 वर्ष आई है, तो उसका IQ हम कैसे निकालेंगे। 12 वर्ष और 12 वर्ष को हम 10 वर्ष से भाग करेंगे और 100 से गुणा करने के बाद 120 उसका IQ आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे बुद्धि लब्धि के प्राप्तांकों का वितरण जनसंख्या में किस प्रकार होता है। बुद्धि लब्धि के प्राप्तांकों का जनसंख्या में वितरण सामान्य वक्र यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल कर्व के अनुसार होता है। इसको हम बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम x एक्सिस पर बुद्धि लब्धि प्राप्तांक लेते हैं और y एक्सिस पर व्यक्तियों की संख्या लेते हैं और औसत हमारा 100 माना जाता है। औसत 100 यानी कि अधिकतर जो
व्यक्ति होते हैं वो 100 आईक्यू के होते हैं। औसत में जहाँ 100 होता है वहाँ अधिकतम जनसंख्या फॉल करती है, और उसके बाद कम बुद्धिमान और अधिक बुद्धिमान में जनसंख्या कम होती चली जाती है। बुद्धि के साथ साथ लगभग सभी मनोवैज्ञानिक गुणों का जनसंख्या में वितरण इसी कर्व के अनुसार होता है। अब हम जानेंगे कि आईक्यू के फॉर्मूला से हमने जो आईक्यू प्राप्त किया या आईक्यू हमने निकाला उसका अर्थ क्या है, उसको हम कैसे, एक बच्चे का आईक्यू 120 आया है तो उसको हम क्या मानेंगे। यहाँ पर बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि व्यक्तियों को कहाँ पर हम किस क्लास में किस श्रेणी में हम मानेंगे उसकी आईक्यू की प्राप्तांकों के आधार पर। यहाँ पर पहला दे रखा है बुद्धि लब्धि वर्ग यानी आईक्यू क्लास, दूसरा है वर्णनात्मक वर्ग नाम यानी किस नाम से हम उसको जानेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लास नेम, और जनसंख्या प्रतिशत यानी कितनी जनसंख्या उस क्लास में पर्टिकुलरली फॉल करती है। सबसे पहले हम देखेंगे 130 से अधिक अतिश्रेष्ठ। 130 से अधिक आईक्यू लेवल जिनका होता है वो अतिश्रेष्ठ कहलाते हैं, सुपीरियर कहलाते हैं, और यह जनसंख्या का बहुत ही छोटा सा भाग होता है यानी 2.2%। दूसरा है 120 से 130 श्रेष्ठ, इनको हम अतिश्रेष्ठ में जीनियस और श्रेष्ठ में सुपीरियर। श्रेष्ठ जनसंख्या का उससे थोड़ा सा बड़ा भाग होता है यानी 6.7%। फिर इसके बाद है 110 से 119 उच्च औसत में 16.1% जनसंख्या आती है, और 90 से 109 औसत में 50% यानी कि एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग औसत में आता है। इसके बाद है 80 से 89 निम्न औसत में 16.1%। फिर सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइन में 70 to 79 यानी 6.7%, और 70 से कम को हम मानसिक रूप से मंदित या चुनौतीग्रस्त व्यक्ति कहते हैं, जो जनसंख्या का छोटा भाग होता है 2.2%। इस पूरी टेबल को याद करने का एक आसान सा तरीका है, हम 100 को औसत मानते हैं, एवरेज 100 होता है, 100 को एवरेज माना गया है, उससे 10 ऊपर और 10 नीचे हम एवरेज मानेंगे यानी 90 से 109 तक औसत। उसके बाद उसमें 10 जोड़ते चले जाइए, 109 से 110 से 119, फिर 120 से 130 और 130 से ऊपर। और यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे तो 10 वहाँ पे घटाते चले जाएंगे, 80 से 89 और 70 से 79 और फिर 70 से कम। इसको इस आसान तरीके से याद किया जा सकता है। 130 से ऊपर यानी अतिश्रेष्ठ यानी इससे ऊपर वाले व्यक्तियों को जीनियस या बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, और 170 से नीचे वाले व्यक्तियों को मानसिक रूप से मंदित या चुनौतीग्रस्त माना जाता है, और इनका अलग से एक वर्गीकरण होता है। धन्यवाद।